नमस्कार, मेरे चैनल साहित्य सागर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महादेवी वर्मा जी की कहानी बिंदा सुनाऊंगी। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद के संपन्न और शिक्षित परिवार में हुआ था। माता का नाम हेमरानी था। पिता गोविंद वर्मा एक प्राध्यापक थे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ से तथा भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये 11 सितंबर 1987 में स्वर्ग सिधार गईं। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी बिंदा। बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर नहीं जाना था। अपने नाना और नानी के स्वर्गगमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। ना मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और ना मैंने एक बार मरकर कभी ना लौट सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में भला कहाँ ठहरती। संसार का मेरा अनुभव भी बहुत संक्षिप्त था। अज्ञानावस्था से मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुतिया, सीढ़ियों के नीचे अंधेरी कोठरी में आंखें मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। मेरी बिल्ली भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निस्सहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसी कोमलता से दबा कर लाती और ले जाती कि उसके कहीं एक दांत भी ना चुभ पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतर का और एक बड़ी तस्वीर के पीछे जो गौरैया का घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेकों बार देख चुकी थी। बछिया को हटाते हुए भी रंभा रंभा कर घर भर को दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी ना थी। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चय रूप से यह समझ लिया कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम माँ नामधारी जीव को सौंपा गया है। और बिंदा के तो माँ भी थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा की नई अम्मा कहते थे। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आंखों वाले मोहन को तेल मलती रहती थीं। उनकी विशेष कारीगरी से संवारी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर, उनीदी सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाले काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें मेरी गुड़िया की समानता दे देते थे। यह सब तो ठीक था, पर व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से मुंह हाथ धुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना मना के गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता तो मैं उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ लेती, परंतु उसकी शब्दावली से मैं परिचित थी, इसलिए उलझन होती थी। जैसे उठती है या आऊँ, बैल कैसे दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मर भी नहीं जाती आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान लेता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस कथा को समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन के चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना और कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना और कभी कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी रहता था, तब ना जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी।
क्योंकि बिंदा की सुशीलता का उदाहरण मेरे नटखटपन को रोकने के काम आता था। वहीं बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती है, इसे बहुत प्रयास करके भी मैं नहीं समझ पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और दिन रात बस उधम मचाती रहती। पर मुझे तो माँ ने ना मरने की आज्ञा दी और ना आंखें निकाल लेने का भय ही दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का कितना अर्थ समझा यह तो पता नहीं, पर उनके संक्षिप्त हैं से ना बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और ना मेरी उलझन सुलझ पाई। बिंदा मुझसे कुछ ही बड़ी रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। उसके दुबले हाथ पैर ना जाने किस अज्ञात भय से सन्न रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रत्युत उसे भय में भी बदल देता था। बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थीं। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा, तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। क्या सबकी अम्मा तारों में होती है और एक घर में भी होती है? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज के घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोच कर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे ना नई रहेंगी और ना डांटेंगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते हुए और नई को बंद पालकी में बैठ कर आते हुए देख चुकी थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। अतः उसी रात मैंने माँ को बहुत अनुनयपूर्वक कहा, तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर भी कुछ बोल न पाई। फिर मैंने अपना आशय प्रकट कर दिया, नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और मेरा दूध बिस्कुट जलेबी सब बंद कर देगी और मुझे बिंदा बना देगी। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उनकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय में मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों देखा था। चौके के खंभे से दिन दिन भर बंधा पाया था। भूख से मुरझाए मुख के साथ पैरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल ना सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। पंडिताइन चाची की कैंची ने जब उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखेर दिया तो मैं रोने लगी, पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हों। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी अवश्य, पर वह उसकी अंगुलियों से छूटकर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा को रोता देखकर मैं तो हतबुद्धि सी हो रही। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, उसे यह समझाना मेरे लिए कठिन था। पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ बहुत रहस्यमय हो उठा। उसे मैं अपने घर में खींच लाई, पर ऊपर के खंड में माँ के पास ना ले जा सकी और ना छिपाने का स्थान ही खोज सकी। इतने में दीवारें लांघ कर आने वाले पंडिताइन चाची के उग्र स्वर के भय के कारण हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ
गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा। तब मैंने उससे आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है। पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में ना क्षमा का स्थान था, ना अपील का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर घर में काम करने वाली रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई हैं। महारानी यानी चेचक। एक दिन मैं दोपहर को सभी की आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थीं। मुख दानों से भरकर ना जाने तो कैसा हो गया था, और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से तो भिन्न ही जान पड़ता था। डॉक्टर, दवा की शीशियाँ, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौनों के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहती हैं, शायद चेचक के डर से। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। फिर तो बिंदा को देखना संभव ना हो सका, क्योंकि मेरी इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थीं। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे ना जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल दीं। जाते जाते वे मुझे बाहर ना निकलने का आदेश देना नहीं भूली थीं। इसी से इधर से उधर झांक कर देखना आवश्यक था। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम नहीं थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही ना थी, और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांक कर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ ना देख सकी। इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका? ये प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएंगी, और बैठ ना सकने वाले मोहन का विवाह तो संभव नहीं है। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है, और उसने मुझे बुलाया भी नहीं। इस अपमान से आहत मेरा मन इन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में ना बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिन तक बिंदा के घर झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था? तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उनकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।